Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my YouTube channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के हम लोग डे 3 में लेक्चर 3 में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। या फ्रेंड्स, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, आइए देखते हैं कि एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होता क्या है। ठीक ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या है कि दिस रेशियो में बी कैपिटल एसेट्स। ठीक है ना, ये रेशियो जो है कैपिटल एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो जो है वो एक कैपिटल एसेट्स या एवरेज इन्वेंट्री होता है। ठीक है ना, क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री होता है। ठीक, दिस रेशियो आर यूजुअली कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। ठीक ना, इस टाइप का जो रेशियो है यानी कि एक्टिविटी टर्नओवर जो रेशियो है वो बेसिकली जो है वो किसके रेफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है? या तो सेल्स के रेफरेंस से या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेफरेंस से। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट या टाइम, और इसको रेट या टाइम में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। द एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड द टर्नओवर या फिर परफॉर्मेंस रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं और इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो आर एज फॉलो। ठीक है ना, कुछ एक्टिविटी रेशियो का कुछ और सारा इंपॉर्टेंट रेशियो है एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत। ठीक है ना, तो देखते हैं वो कौन कौन सा हमारा रेशियो रहने वाला है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सबसे पहला जो एक्टिविटी रेशियो का हमारा जो पोर्शन रहने वाला है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से रहने वाला है। सेकंड है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। थर्ड है हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड लास्ट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आई होप इस कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो के कॉन्सेप्ट को आप सभी अंडरस्टेबल होंगे। ठीक ना, अच्छे से समझ रहे होंगे। और इनमें जितने भी रेशियो इंक्लूड है इस एक्टिविटी रेशियो के अंदर, जैसे कि 1 to 6 हमारा जो रेशियो आप देख पा रहा है स्क्रीन पे। ठीक है ना, स्टॉक से लेके स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है इन्हीं रेशियो के अंतर्गत कोई भी रेशियो आपको पूछ सकता है, गिवन हो सकता है। ठीक है ना, एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, आइए फिर देखते हैं आगे के टॉपिक को, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आप सबने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो सबसे नंबर 1 है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में देखते हैं कि ये क्या करता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा। सबसे पहला हमारा जो रेशियो है एक्टिविटी टर्नओवर के अंदर वो हमारा रहने वाला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो आइए देखते हैं ये रेशियो कहता क्या है। कहता है द एक्सप्रेस रिलेशनशिप between cost of goods sold and average stock। The express relationship between cost of goods sold and average stock। ये जो एक्टिविटी रेशियो जो हमारा एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम जो टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं उस दो चीजों के बीच, दो फिगर के बीच रिलेशन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। और वो हमारा जो दो फिगर रहने वाला है वो कौन कौन सा है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। क्लियर है?
स्टॉक, एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर यानी कि वर्ष के दौरान, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो is also known as इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसको हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। और ये जो किसके बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, तो दो फिगर के बीच हमको रिलेशन एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट फिगर हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड सेकंड फिगर क्या है, एवरेज स्टॉक, ठीक है। और इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है दो फिगर के बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसके लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, क्लियर है। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, डायरेक्टली एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, तो हम दोनों फिगर को क्या कर सकते हैं, रख के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग एवरेज स्टॉक को क्यों लेते हैं इस फॉर्मूला के अंतर्गत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा है वो क्या होता है, एवरेज स्टॉक क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हमारे क्वेश्चन में डेटा में जब भी दो स्टॉक अवेलेबल हो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो दो इस तरह का जो स्टॉक होता है, एक होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है और दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट करते हैं, ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस वाले क्या करते हैं, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर का जो स्टॉक होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में कंसीडर होता है, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास दोनों तरह का स्टॉक अवेलेबल हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको एवरेज हमको निकालना होता है, क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है, ठीक है। क्योंकि एक तरह का स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल होगा नहीं, अगर होगा तो हमारा वही स्टॉक जो है, चाहे वो ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग, वही हमारा एवरेज बन जाएगा, ठीक ना, ऑटोमेटिकली। यदि हमारे पास दोनों स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगा वो हमारा एवरेज स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना हो हमें, तो लिखेंगे वेयर, COGS कह सकते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को COGS। अगर हमारे पास एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास नेट सेल्स हो और उसमें से हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारा जो फिगर आता है वो क्या होता है, COGS बन जाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है, ना कि सेल्स की, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हमारा जो सेल्स है वो 500 रुपए का है, ठीक है, और यहाँ हमारा प्रॉफिट जो है, तो चूंकि सेल्स कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। अगर इसमें हम प्रॉफिट 100 रुपए इंक्लूड किए हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट होता है बेचे गए माल की लागत यानी COGS जो है वो 400 का आता है। कितना आता है, 400, क्योंकि COGS को हम क्या करते हैं, सेल्स में से क्या करते हैं, प्रॉफिट को अपना माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपका नेट सेल्स भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, तो हम एक और फॉर्मूला, एक और तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमको क्या करना होगा कि जितने भी खर्चे हैं उनको क्या करना होगा, सबको एक जगह लाना होगा। जैसे कि COGS इक्वल टू हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, और यहाँ परचेस का मतलब क्या होता है, नेट परचेस, ठीक है ना, यानी कि परचेस माइनस परचेस रिटर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट परचेस हो जाएगा। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सबको हम यहाँ कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक को, इसको क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे ही ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वैसे ही हमारा जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग एवरेज स्टॉक की तरफ। तो हमारा एवरेज स्टॉक जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एवरेज स्टॉक के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास जो दो तरह के स्टॉक हैं, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करेंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा फिगर आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा रहा स्टॉक टर्नओवर का फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे ताकि हम लोग आगे के टॉपिक को भी देखें। अगला हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो डेटर्स टर्नओवर रेशियो से रहने वाला है। तो चलिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आइए देखते हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का रेशियो नंबर 2, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि जब हम क्रेडिट सेल्स कर देते हैं अपने कस्टमर को, डेटर मतलब क्या होता है कि डेटर हमारे वो कस्टमर होते हैं जिनको हमने उधार माल क्या किया है, सोल्ड आउट किया हुआ था, यानी कि क्रेडिट सेल्स किया हुआ था जिनको, वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमने कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के अंदर समटाइम्स गुड्स को क्रेडिट सोल्ड भी सेल्स भी करना होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद हमको अमाउंट को रियलाइज करना होता है, और अमाउंट रियलाइज होने में जब डिले होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, तो हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, जब हमको अमाउंट नहीं मिल पाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग, उसको जानने के लिए हम लोग कौन सा कैलकुलेशन करते हैं, कौन से रेशियो को, डेटर टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि द एक्सपेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स कितने का हमने उधार माल बेचा था, ठीक है, एंड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो डेटर्स में ध्यान देने वाली बात है कि डेटर्स में सिर्फ डेटर्स ही नहीं होता है, ठीक ना, यानी कि केवल क्रेडिट सेल्स नहीं होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट हमारे कस्टमर जो है गुड्स को क्रेडिट परचेस करके चले जाते हैं, या फिर वेंडर जो है क्रेडिट सोल्ड कर देता है, ठीक ना। कभी कभी BRs भी जो है वो छुपा हुआ क्या होता है, डेटर्स होता है, जो बिल्स रिसीवेबल जिसको कहते हैं, वो भी हमारा क्या है, वो रियलाइजेबल अमाउंट होता है, रियलाइजेबल पोर्शन होता है, तो वो डेटर्स का ही वो पार्ट होता है जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो डेटर्स के साथ साथ हम लोग बिल्स रिसीवेबल को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वर्ष के दौरान, ठीक ना, ऐसा नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बीच जो रिलेशन को एक्सप्रेस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो फॉर्मूला हमारा जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, जैसे कि हमने फर्स्ट फिगर यहाँ पे लिखा नेट क्रेडिट सेल्स, और सेकंड फिगर जो हमने है यहाँ लिया हुआ है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स को। ऐसे मान लीजिए नेट क्रेडिट सेल्स 5 लाख अगर अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि आपको नहीं दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे नेट क्रेडिट सेल्स को। तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए हमने एक फॉर्मूले का यूज किया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो हमारा जो टोटल सेल्स है, जो ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो टोटल सेल्स है
उसमें से हम क्या करेंगे, कैश सेल्स को हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, कैश सेल्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या होगा, जो हमारा जो बैलेंस होगा वो नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास कुछ सेल्स रिटर्न्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो माल हमने बेचा हुआ है उस वो रिटर्न दिया जाता है बाई कस्टमर। ठीक है, तो वो पर्सन भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, और डिडक्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो नेट क्रेडिट सेल्स का वैल्यू होगा। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बारे में। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स प्लस बीआर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना, बताया आपको कि डेटर्स में ये जो अमाउंट छुपा रहता है क्रेडिट का, वो एक बिल्स रिसीवेबल भी होता है। तो जब भी हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे तो हमारा डेटर्स के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल को भी कंसीडर करना होगा। क्लियर है। अच्छा, ये सपोज मान लीजिए कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बना रहे हैं सर तो डेटर प्लस बीआर बाई 2 क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन कमेंट में भी हमको, कमेंट बॉक्स में भी अपने चैनल पे सुनने को आता है, देखने को आता है। बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट ने ऐसे भी कमेंट किए हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हमारा ये डिपेंड करता है कि हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक ना, एग्जामिनर जो हमसे पूछ क्या रहा है और डेटा क्या क्या अवेलेबल कराया है हमारे पास। ठीक है, तो डेटर्स जो है आप जैसे कि जानते हैं, एक ओपनिंग डेटर्स होता है, एक क्लोजिंग डेटर्स होता है। जब हमारा 1 ईयर का इंफॉर्मेशन है, 1 ईयर का डेटर्स और बीआर है, तो उसमें हमको बाई 2 करने की जरूरत नहीं होती है। उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटर प्लस बीआर को ऐड करेंगे, वो हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक ना, डेटर्स के बारे में दो इंफॉर्मेशन, बिल्स रिसीवेबल के बारे में दो इंफॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन में हमको बाई 2 करना होता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, यहाँ बिल्स रिसीवेबल भी ओपनिंग कंसिडर किया गया है, और प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि क्लोजिंग ईयर का। अब हम इसको सबको टोटल करेंगे चारों को, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर 4 आइटम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 ईयर का डेटर्स है, 2 ईयर का बिल्स पेबल है, तो इसको सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करना होता है। तो मैं आपको बताते चलूं, ठीक है, कि यहाँ पे आइटम्स 2 ही है, ठीक है ना, एक डेटर्स है और एक बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे वो सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से। क्लियर है, अंडरस्टेबल है। तो इसको जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा लास्ट में इसके लिए, कभी कभी हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, ठीक है, कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, ओपनिंग बीआर। अब यहां पे ध्यान देंगे, जब हमारे पास डेटर्स दोनों अवेलेबल है और बिल्स रिसीवेबल एक है, चाहे वो ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबको बाई 2 नहीं करेंगे, सबको जोड़कर बाई 2 नहीं करेंगे। जो दो गो अमाउंट है, जो दो गो अमाउंट है उसको ही केवल 2 करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर दिया जाएगा। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को क्या किया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि आपके पास ओपनिंग डेटर्स के साथ साथ क्लोजिंग डेटर्स भी है, और उसके साथ आपका बिल्स रिसीवेबल जो है 2 टाइप्स का ना हो कि 1 टाइप्स का भी हो, तो दोनों डेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू को उसमें ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू होगा हमारा वो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन में क्या करता है कि यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के बदले, ठीक है ना, केवल ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स ही दे देता है, ठीक है ना, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स ही दे दिया जाता है, बिल्स रिसीवेबल जो है उसको हाइड कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम कोई ऐसा फॉर्मूला इनोवेशन नहीं करेंगे जिससे हम बिल्स रिसीवेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अवेलेबल हमारे पास, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स है, ठीक है, तो बस ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कंसीडर होगा। क्लियर है, नोट करेंगे इसको, इस टॉपिक को।
चलिए अब इस टॉपिक में हम लोग एक चीज और डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ साथ एक चीज और हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये तो हम जान गए हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स में, कितने रेट से हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन अब हमको ये जानना होगा कि कितने समय में हम डेटर्स टर्नओवर का कलेक्शन कर पाते हैं, ठीक है ना, अपने देनदार से, अपने कस्टमर से, हम जिनको क्रेडिट सेल किए हुए हैं, कितने समय में उनसे हम कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो एक और टॉपिक रहने वाला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ में, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एवरेज कलेक्शन पीरियड इस बात को एक्सप्रेस करता है कि हम जिन जिन कस्टमर को क्रेडिट सोल्ड आउट किए हुए हैं उनसे हम कितने टाइम में, या वो वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, या फिर वो ईयर में भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कितने टाइम में हम उनसे अपना अमाउंट जो है रियलाइज कर सकते हैं, यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता क्या है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। इसका एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बाय नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, या तो वीक में हो, ठीक है, या फिर मंथ में हो सकता है, या फिर ईयर में हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, जब वीक में करेंगे तो बाई 52 करेंगे, 42, क्योंकि एक साल में, ठीक है ना, 52 वीक होते हैं। मंथ में करेंगे तो बाई 12, ईयर में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 365। क्या हो जाएगा, 365। सॉरी, मंथ, और यहाँ पे डेज में हो सकता है। किसमें हो सकता है, जब डेज में होगा तो 365 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही 365 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो पता चलेगा कि कितने दिन में हम अपने डेटर से पेमेंट को का कलेक्शन कर सकते हैं, कितने मंथ में कलेक्शन कर सकते हैं, और कितने वीक में कलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक हम इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखना चाहेंगे यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग कंसीडर किए हैं इसके लिए आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखेंगे हम सब, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारा जो कहता क्या है कि व्हेन bills receivable is not given in the question, then debtors turnover ratio, debtors turnover ratio are calculated as under। जब आपको ऐसा इंफॉर्मेशन हो जाए, जब बिल्स रिसीवेबल आपको नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम अपना जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है DTR। DTR का मतलब हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है,
या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन डेटर टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो नेट क्रेडिट सेल्स ऐसे कर सकते हैं और डिवाइड इसको कर देंगे हम यहाँ पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था, ठीक है। और यदि हमारे पास डेटर्स बिल्स रिसीवेबल अवेलेबल हो, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अवेलेबल नहीं हो तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज रिसीवेबल डेटर्स का प्रयोग करके कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो नंबर 3, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जस्ट लाइक डेटर्स टर्नओवर रेशियो की तरह ही वैल्यूएशन किया जाता है। वहां पे हम डेटर्स के लिए, अपने डेटर्स के लिए कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पे हम डेटर से अमाउंट को रियलाइज करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में हम क्या करेंगे कि हम किसी भी डेप्ट या लोन का, ठीक ना, पेमेंट कितने कब कर रहे हैं, कितने टाइम्स में कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट करता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कहता है कि दिस रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेस, नोट कीजिएगा, नेट क्रेडिट परचेस एंड एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज डेटर्स में हमारा क्या था, सेल्स था, ठीक है, यहाँ पेमेंट करना है तो परचेस किए हैं। तो जब हम परचेस करते हैं तो हम अपने क्या करते हैं, कंपनी को पेमेंट करते हैं डेब्ट का। एवरेज अकाउंट्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, इसको हम लोग एक फॉर्मूले के व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो कंसीडर किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट परचेस, वहां पे डेटर्स में नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे क्या किया हमने, नेट क्रेडिट परचेस को यूज किया है टर्म्स को। एवरेज अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, एवरेज अकाउंट्स पेएबल और वेयर नेट क्रेडिट परचेस इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए, तो नेट क्रेडिट परचेस में हम लोग यूज करने वाले हैं टोटल परचेस को हम लोग कंसीडर करेंगे। टोटल परचेस जितना भी हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमारा टोटल परचेस है, उसमें से कैश परचेस और कैश परचेस रिटर्न्स को क्या करेंगे, डिडक्ट करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वही वैल्यू हमारा जो है नेट क्रेडिट परचेस बन जाएगा। क्लियर है, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अब एवरेज अकाउंट पेबल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल की हम बात की है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी और डिवाइडेड बाय, हम यहां भी 2 करेंगे। जब हमारे पास 2 ईयर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको बाय 2 करेंगे, ठीक है। और यदि हमारे पास सिर्फ 1 ईयर का अवेलेबल हो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। और यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन ही है जो 1 पीरियड का दिया है, 1 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्रेडिटर्स और बीपी का अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो है हमारा एवरेज अकाउंट पेएबल बन जाएगा। क्लियर है, नोट करेंगे इसको भी। अब इसका अब पेमेंट अगर हम कंपनी को करना है या फिर किसी भी डेब्ट का, लोन का पेमेंट करना है किसी भी वेंडर को, ठीक है, तो हम यहाँ पे तो टाइम्स पता कर लिए टर्नओवर के माध्यम से। अब हम उसका पेमेंट कितने टाइम में कर सकते हैं, ठीक ना, ये हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो आइए देखते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड क्या कहता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड को। और एवरेज पेमेंट पीरियड ये हम लोग को एक्सप्रेस करता है कि हम पेमेंट का जो हमारा जो डेब्ट है उसका पेमेंट हम कितने टाइम्स में, कितने समय में कर सकते हैं, कितना टाइम टेकन कर सकते हैं उस पे। तो चलिए, ये रहा हमारा तीसरा का टॉपिक जो है एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो आइए देखते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, ये हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, एपीपी इसको कह सकते हैं, एपीपी एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो ये कहता है क्या, एवरेज अकाउंट पेएबल, जो भी हमारा
टर्नओवर में जो रेशियो फॉर्मूला को हमने कंसीडर किया था उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और बाय नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज और इनटू यहाँ पे लिखेंगे वीक बाई 52 या मंथ है तो मंथ बाई 12 कर देंगे। डेज में यदि कैलकुलेट करना है तो डेज बाई 365 कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। क्लियर है? आई होप आप सब समझ रहे होंगे। इसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी और कॉन्सेप्टफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। In this pandemic situation, I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.